नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं भोपाल DIG डॉक्टर रमन सिंह सिकरवार साहब। डॉक्टर सिकरवार साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। धन्यवाद आपको। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से वर्तमान परिदृश्य में पुलिस को समाज के बीच का एक हिस्सा बनाने की कवायद की जा रही है, सोशल पुलिसिंग पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है, इसको लेकर आपका क्या नज़रिया है कि पुलिस को समाज से जोड़ने की जो कवायद है उसमें वर्तमान में आप कहाँ तक सफल हैं? देखिए, पुलिस में जो भी व्यक्ति है वो मूलतः समाज से ही आता है, क्योंकि जो भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी पद पर हो पुलिस में, वो समाज का ही अंग है। और हम जो भी पुलिस के अधिकारी करते हैं वो समाज के लिए ही करते हैं। तो बिना समाज के सहयोग से तो ये पुलिसिंग संभव ही नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश समय से ही पुलिस से एक भय का वातावरण बना रहा है। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने पुलिस को अपने सत्ता को बनाए रखने के लिए, देश को पर अपना कब्जा बनाए रखने के लिए उपयोग किया था। तो प्रारंभ में पुलिस के प्रति जो थोड़ा लोगों में एक भय और आक्रोश रहा है, स्वतंत्रता के बाद से धीरे धीरे पुलिस में परिवर्तन हुए हैं, पुलिस की कार्यप्रणाली में भी परिवर्तन हुए हैं और पुलिस में तमाम इस प्रकार की योजनाएं लागू हुई हैं जो जनता से अपने को जोड़ने का प्रयास है, ताकि जनता में किसी प्रकार का भय अपनी शिकायत करने में न रहे। लेकिन इसके बाद भी जो कुछ पिछड़े इलाके हों जहाँ अवेयरनेस नहीं है, वहाँ अभी भी इस तरह की बातें आती हैं। इसके लिए हम लोग लगातार ऐसे प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारे DGP साहब ने एक जन संवाद नाम का कार्यक्रम रखा है, जिसमें हमारे सभी थाना प्रभारी, SDOP और CSP हर महीने में है अपने क्षेत्र में 2-3 जगह पर जन संवाद का कार्यक्रम करते हैं, जिसमें जनता के बीच में जाते हैं और लोगों की समस्याएं सुनते हैं, उनके बीच में बैठते हैं। तो अपने आप एक जो दूरी है वो ख़त्म होती है। जी, जैसा आपने कहा कि अंग्रेजों के समय से ही कहीं ना कहीं पुलिस को लेके एक भय का वातावरण निर्मित रहा। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बात करें, NCRB के आंकड़ों पर नज़र डालें तो मध्य प्रदेश के थानों में FIR जो है बहुत सहजता से दर्ज हुई हैं। अभी एक हालिया मैंने एक बात सुनी कि जो थाने जिन्होंने FIR ज़्यादा दर्ज की हैं उनको प्रोत्साहित भी किया जाएगा। एक नज़रिया बदलने की ज़रूरत है कि शिकायतकर्ता आए तो सिर्फ शिकायत उसकी सुनी न जाए, दर्ज करके कार्रवाई भी की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं अपराधों का ग्राफ भी आंकड़े दिखाते हैं, तो एक उसके पीछे आलोचना भी आपको झेलनी पड़ती है। मीडिया चिल्लाने लगता है, कहने लगता है, हम स्वयं कहने लगते हैं कि बहुत आंकड़े बढ़ गए मध्य प्रदेश अपराधों के ग्राफ में, नंबर बने। तो एक कहीं ना कहीं एक मानसिक उद्वेलन तो आता होगा कि कैसे इस आंकड़ों में नियंत्रण करें कि फील्ड पर नियंत्रण करें। ये तो कहीं ना कहीं एक झंझावात आपके दिमाग में चलता होगा। उस समय क्या स्थिति होती होगी, मैं वो मनोभाव जानना चाहता हूँ। देखिए, एक स्वाभाविक बात है कि अपराध की संख्या, जो एक अन्य भादवी अपराध जिनको हम बोलते हैं, जो भी आंकड़े आप देखते हैं वो भारतीय दंड विधान के आंकड़े होते हैं। भारतीय दंड विधान के आंकड़ों में जो सामान्य लड़ाई झगड़े, मारपीट, गाली गलौज, इस प्रकार के जो अपराध होते हैं, चिंताजनक अपराध वो होते हैं जो एक सोसाइटी को का जो रूप ऐसा प्रस्तुत करते हैं, जैसे महिलाओं के प्रति अपराध। दूसरा, प्रॉपर्टी ऑफेंस, सरेआम जैसे कोई लूट की घटना हो, डकैती की घटना हो, मर्डर हो, तो हमारी उनको हम गंभीर अपराध की श्रेणी में लेते हैं। अपराधों का बढ़ना कोई चिंताजनक बात नहीं है और उन पर अधिक से तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। यदि अपराध दर्ज नहीं होंगे तो अपराधी का हौसला और बुलंद होगा, आगे चल के वो और अपराध करेगा। इसलिए अपराध दर्ज होना तो अच्छी बात है और उससे हम लोग ऐसी कोई चिंता नहीं करते। ना हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम है कि अपराध, हालांकि एक मासिक समीक्षा और पाक्षिक समीक्षा होती है जिसमें ये जानने का प्रयास किया जाता है कि अपराधों में वृद्धि क्यों हुई, चाहे वो किसी भी स्तर के अपराध हों। ये हमारी आंतरिक समीक्षा अवश्य होती है, पर उसका मकसद सिर्फ ये है कि अपराध क्यों बढ़ रहे हैं। तो जब लेकिन महिलाओं के प्रति कोई अपराध बढ़ते हैं तो उनके कारण जानते हो और उनके कारणों का हल खोजने की कोशिश होते हैं, क्योंकि कुछ तो इस प्रकार के अपराध हैं जो एक तरह से व्यक्तिगत संबंधों के अपराध हैं, जिनको चाह करके भी पुलिस उन पर नियंत्रण नहीं कर सकती, क्योंकि जो परिवार के दायरे में हैं या सहपाठियों के दायरे में, एक मोहल्ले में हैं, समाज में ऐसे भी अपराध होते हैं। जब आपने देखा हो, कई बार ऐसे अपराध होते हैं
जिनमें धोखे से किए गए अपराध हैं। वो महिलाओं के संबंधी अपराध ज़्यादातर ऐसे ही नेचर के होते हैं। अब पति अगर पत्नी को पीड़ित कर रहा है तो उसमें एफआईआर होगी, उसमें जब तक की शिकायत नहीं होगी तब तक पुलिस वैसे ही हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो ये ऐसे अपराध बढ़ना चिंताजनक नहीं है। हालांकि मीडिया उसको उस रूप में प्रोजेक्ट करता है। जो आपने बहुत ही अच्छी बात खुद जो उठाई है कि मीडिया को खुद सोचना चाहिए कि यदि अगर कोई पत्नी पीड़ित है, उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, तो उसको हमको भयावह रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यदि पत्नी पीड़ित होकर के चुप रहती और बाद में वो सुसाइड करती, वो ज़्यादा चिंताजनक है। यदि उसको पीड़ित किया गया और उसने उसी समय पुलिस में शिकायत करके अपनी कार्रवाई करवाई, तो उन अपराधों का बढ़ना चिंताजनक नहीं माना जाना चाहिए। कहीं ना कहीं उसको इस परसेप्शन में देखने की ज़रूरत है कि उसका एक भरोसा पुलिस पे जमा है कि महिलाओं के प्रति पुलिस इतनी संवेदनशील है कि अगर वो शिकायत करती है तो कार्रवाई होती है। जैसा कि पहले एक आम नज़रिया था कि महिलाएं थानों में जाएंगी तो उनको एक असहज माहौल का सामना करना पड़ेगा। एक सामाजिक ताने वाने में भी पुलिस ने जो अभी कुछ एक एक्टिविटी ऐसी हुई है पुलिस की तरफ से महिलाओं के प्रति अपराधों में जो संवेदनशीलता दिखाई गई है, उसमें कहीं ना कहीं निश्चित रूप से ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि उसकी जो परिणति है अंततोगत्वा वो ज़्यादा भयावह है अगर अपराध होने की श्रेणी में उसको पहले ही रोक लिया गया। तो इसमें आप मीडिया के रोल को कैसे देखते हैं कि क्या होना चाहिए मीडिया का परसेप्शन इस विषय में? देखिए, इसमें हम चाहे वो मीडिया कर्मी हो या पुलिसकर्मी हैं, तो एक समाज के हिस्सा, तो हमारा जो भी योगदान हो वो समाज की दृष्टि से हो। अगर ये मान के चलें कि मेरे परिवार की बेटी या मेरी बहन, उसके साथ अगर उसका विवाह होता है और वहाँ उसके ससुराल वाले अगर पीड़ित करते हैं, तो मानवीय दृष्टि से पहले तो हर व्यक्ति ये कोशिश करता है कि समझौता हो, छोटी मोटी बात पर हम उसको आगे न जाएं। पर इसके बाद भी यदि पीड़ित करना जारी रहता है, तभी वो व्यक्ति पुलिस में शिकायत करने आता है, जब उसके पास समाज की दृष्टि से, समझौते की दृष्टि से कोई रास्ता नहीं बचता है। जब वो वहाँ शिकायत करने आता है और उसमें भी यदि हम टालम टोल करेंगे तो निश्चित है कि उसका बुरा असर पड़ेगा। तो इसलिए जब भी महिला शिकायत करती है, हमारे यहाँ लोग उस पर एक्शन तुरंत लेते हैं। मीडिया को आंकड़ों पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि महिलाओं संबंधी अपराध में पुलिस ने कितनी तत्परता से कार्रवाई की। यदि उनमें विलंब हुआ है तो वो मुद्दे उठाए जाना चाहिए, वो ज़्यादा चिंताजनक है, बजाय अपराध बढ़े। क्योंकि अपराध बढ़ना तो इस बात का द्योतक है कि उन महिलाओं में जागरूकता है। पहले तो हम लोग मानते थे, जैसे पुरानी जो कहावतें थी कि भाई हमने तो शादी कर दी, अब ससुराल से मतलब लड़की से एक तरह से पराया धन कहा जाता था। उसका आशय पुरानी जो कुरीति के रूप में था कि भाई अब हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब लड़कियों के प्रति समाज का दृष्टिकोण बदला है, तो ऐसी दृष्टि, और लड़कियां खुद भी जागरूक हुई हैं। अब ऐसा नहीं, कई बार हम अखबारों के माध्यम से ही देखते हैं कि कोई अगर शराबी लड़के से शादी हो रही है, वो तो शादी के समय ही लड़की मना कर देती है। तो ये कि जब इतना अच्छा पक्ष हमारे सामने आ रहा है, मीडिया उन पक्षों को उठाता भी है, लेकिन हम केवल आंकड़ों पे चले जाते हैं और आंकड़ों की दृष्टि से उसको देखने लगते हैं कि भाई महिला अपराधों में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर। तो वो एक गलत सोच है, उसको कहीं ना जरूर कहीं वो एक आपको हतोत्साहित करता है। हतोत्साहित करता है, क्योंकि हमारे यहाँ अपराधों पर इतनी त्वरित कार्रवाई होती है कि मैं नहीं समझता कि किसी अन्य स्टेट में एडीजी स्तर की अधिकारी महिला अपराध की मॉनिटरिंग करती हूँ। एक महिला अपराधों के लिए जिसकी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी जो केवल महिला अपराध को ही मॉनिटर करती हैं। तो इतनी ज़्यादा शासन की तरफ से इनका जो महिलाओं के प्रति अपराधों के प्रति संवेदनशीलता है, तो निश्चित है कि उस पर हमको, मीडिया को भी विचार करना चाहिए। जैसा कि आपने कहा है कि अब जिस प्रकार से महिलाओं के प्रति जो वर्तमान कानून है वो बहुत महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं उनको रोकने के लिए काफ़ी कारगर है। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में जैसा आपने कहा कि कुछ घटनाएं तो ऐसी होती हैं कि जो एक द्वेष से पीड़ित होकर भी इन घटनाओं का एक कहीं ना कहीं, चूंकि पुलिस संवेदनशील है, शिकायत होगी तो कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई के बाद कई बार ऐसा भी पुलिस ने पाया है कि जो शिकायत है वो झूठी है और पुलिस ने उस पर पूरी संवेदनशीलता दिखाई, लेकिन उसको एक पूरे उस दौरान एक पूरा मीडिया ट्रायल से गुजरना पड़ा पुलिस को कि पुलिस उसमें कुछ नहीं कर रही है, पुलिस ऐसा नहीं कर रही है। अभी बॉम्बे में शीना बोरा हत्याकांड उसका एक उदाहरण है। सही है, बिल्कुल। देखिए,
तुरंत कार्रवाई करना और तुरंत एफआईआर दर्ज करने का मतलब ये नहीं कि चालान हो ही जाएगा। एफआईआर में उसमें चालान भी होता है और उसमें खात्मा भी जाता है। ये विवेचना के बाद ही डिसाइड फर्स्ट होता है। इंफॉर्मेशन फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, और फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में यदि कुछ ऐसे तथ्य हैं जो प्रथम दृष्टया ये प्रतीत होते हैं कि सत्य हैं, तो पुलिस बाध्य है कि वो उस पर एफआईआर दर्ज करे। लेकिन यदि जांच के बाद पाती है कि ये जो एफआईआर है उसमें तथ्य नहीं थे, वो झूठी थी, तो उसमें हम लोग खारिजी भी कतई करते हैं और खात्मा भी काटते हैं, पर उनकी संख्या काफ़ी कम होती है। नॉर्मली 90 से 95% अपराधों में चालान ही होता है, पर वो ऐसा नहीं है कि 5% अपराधों में जिनमें झूठा पाया जाता है उसमें हम निश्चित रूप से उन 5% को परसेप्शन बना के या आंकड़ों की वृद्धि को ध्यान में देखते हुए जो ये महिला अपराधों के प्रति संवेदनशीलता उसको पुलिस नहीं बदलना चाहती, तो कहीं ना कहीं इस पर सोचने की जरूरत है। निश्चित रूप से इस बात की मैं जितनी प्रशंसा करूं, आपकी इस सोच की जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है। एक ये तो हो गया महिलाओं के प्रति अपराध। वर्तमान परिदृश्य में एक और अपराध बहुत भयंकर विकराल स्वरूप में आ रहा है, वो है साइबर अपराध। जिस प्रकार से बैंकों से धोखाधड़ी, एटीएम से धोखाधड़ी, नेट पे और तमाम सारे वेबसाइट पे जिस प्रकार का एक साइबर क्राइम बढ़ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि वर्तमान परिदृश्य में पुलिस उतनी तकनीक से लैस है, उतनी उन्नत है कि इस प्रकार के अपराधियों की रोकथाम कर सके, सामना कर सके? बिल्कुल, कम से कम मध्य प्रदेश पुलिस तो इतनी दक्ष है, क्योंकि यहाँ एक स्पेशल डीजी जो है वो साइबर क्राइम के प्रभारी हैं और उनके पास पूरा सेल है। इवन बड़े शहरों में, इंदौर में, भोपाल में, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सभी में क्राइम के एडिशनल एसपी हैं। वो वहाँ हमारे पास तकनीकी रूप से दक्ष व्यक्ति हैं और साइबर अपराध पर कार्रवाई होती है। लेकिन कहीं ना कहीं इनके अपराधों की संख्या इतनी अधिक है। अब आप देखेंगे किसी ने एक मैसेज किया और हम उसी में हमको ज़रूरत ये है कि हम जनता को जागरूक करें। आप यदि अपना खुद ही का एटीएम का वो नंबर, कोड सब दे देंगे और फिर तो आसान हो जाएगा उसके लिए। तो जो लोग झांसे में आते हैं, तो मीडिया को इस संबंध में लोगों को जागरूक करने की जरूरत। हम लोग भी जहाँ जहाँ इस प्रकार की जब मीटिंग्स करते हैं तो उन लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। अब कई बार कोई आदमी का मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपका अकाउंट नंबर क्या है, वो सारी जानकारी पहले ले लेता है। दूसरा, अभी आपने देखा होगा अभी एक गैंग पकड़ा है कुछ 2-3 दिन पहले ही हम लोगों ने, जो हैकर्स का। अब वो विदेशों में जो ज़्यादातर इनके जो हेड ऑफिस हैं तो वो हैकर्स के उपलब्ध हैं, तो वो हैकिंग कर करके उसमें अकाउंट्स को ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो ये क्लोन बन जाते हैं इनके। तो हम लोगों को भी, जैसे हम पेट्रोल पंप पर गए और पेट्रोल भरवा रहे हैं, भीड़ का फ़ायदा उठा करके आपके बॉम्बे में, दिल्ली में कई बार इस प्रकार के गैंग पकड़े गए हैं। वो ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह में जहाँ आपका कार्ड रखा है, अब आपने कार्ड निकाला, देख लिया उसने, उसके पास से कुछ उनकी मशीन्स होती है कि उसका सारा डाटा वो चुरा लेते हैं और फिर एक एटीएम कार्ड में उस डाटा को फीड करके उसका उपयोग करने लगते हैं। तो 1-2 बार करते हैं तो, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है कि हम न तो अपनी पर्सनल जानकारी को बताएं। अब जो बैंकों के एटीएम में इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं, सही, बिल्कुल ठीक, उन इंस्ट्रक्शन का कभी पालन नहीं करते। बिल्कुल ठीक कहा कि साइबर क्राइम बेसिकली बहुत ज्यादा तो यूजर की लापरवाही से ही होता है। तो ये अगर यूजर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज करने के पहले उसके डिमेरिट्स मेरिट्स समझ ले, उसके इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे, तो शायद ही कभी, शायद बहुत रेयर हो अपराध, बहुत रेयर हो अपराध, लेकिन वो अनभिज्ञता के चलते ये बहुत ज्यादा आ रहे हैं। एक और अभी मध्य प्रदेश ने डायल 100 सेवा शुरू की और उस पर एक कॉल लगाने के बाद तत्काल जीपीएस से वो सेट हैं पूरे वाहन। उसका कैसा रिस्पांस मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, जो अभी हमारे भोपाल में 40 मोबाइल्स हैं जो लगातार काम कर रही हैं। तुरंत जैसे ही व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम होती है वो 100 डायल करता है। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि उसमें 80% कॉल फेक आते हैं। तो जो सुविधा मध्य प्रदेश शासन ने पुलिस विभाग को जो दी थी, उसका मकसद था कि हम तुरंत एक्शन करें। अब 80% झूठे कॉल होंगे तो उसकी एफिशिएंसी पे फ़र्क पड़ेगा डेफिनेट। तो फिर भी चाहे झूठे हों या सच्चे, तुरंत वो रिस्पॉन्ड करना है, रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली उसका बेनिफिट सोसाइटी को भी मिल रहा है और पुलिसिंग में भी उसका असर देखने को मिल रहा है,
कि आपका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो काफ़ी कम हुआ है। कोई घटना की सूचना मिली, पुलिस के पास सूचना होने पे, क्योंकि उसके पास थाने में एक व्हीकल होगा, 2 व्हीकल होंगे, अगर वो किसी कार्य पर इंगेज है तो निश्चित है उसके जाने में समय लगता था। 100 डायल में उनको सूचना मिली और साइमल्टेनियसली उन्होंने हमारे लोगों को सूचना की थाने के। तो एक तो 100 डायल रवाना हुई, इधर पुलिस थाने से भी रवाना हुआ, और कंसर्निंग जो बीट में मोबाइल है वो भी रवाना हुई। तो रिस्पांस टाइम बहुत फास्ट हुआ है। तो आगे चल कर के इसके जो अब बहुत ज़्यादा प्रभावी परिणाम देखने को मिलेंगे। अभी आपने देखा है कर्नाटक के जो राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष यहाँ आए थे, उन्होंने तो डायल 100 डायल को देखा है और वो कर्नाटक में शीघ्र उसको लागू करने जा रहे हैं। जी। आपने आपका पुलिस विभाग में एक बहुत विभिन्न विभिन्न जगहों पे मध्य प्रदेश के विभिन्न दुर्गम स्थानों से लेके जो अपराधों के लिए विख्यात है उन क्षेत्रों में भी आपकी पोस्टिंग रही है और आपने हर चीज़ को, हर प्रकार के अपराध को बहुत करीबी बारीकी से जाना है। आपको क्या लगता है कि वर्तमान परिदृश्य में समाज में कहीं ना कहीं अपराध वो लोग भी कर रहे हैं जिनकी पृष्ठभूमि आपराधिक नहीं, और एक इसको आप, अगर मैं इस नज़रिए से कहूँ कि पहले एक जो समाज का ताना बाना होता था कि एक भय होता था, लोकतंत्र में लोकलाज बहुत महत्वपूर्ण घटक है, वो कहीं ना कहीं कम हुई है। तो अपराधों की दिशा में आप इस घटक की कमी को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं कि एक महत्वपूर्ण कारक है जिस वजह से अपराध बढ़े? ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। देखिए, आज से अगर हम 20 साल 30 साल पहले जाएं तो जो क्षेत्र, स्पेशली ग्वालियर चंबल का क्षेत्र, बुंदेलखंड और बघेलखंड के बारे में ये आम धारणा थी कि वहाँ अपराध ज़्यादा होते हैं। मालवा या ये भोपाल का क्षेत्र, आपका महाकौशल का क्षेत्र, ये तुलनात्मक रूप से कम अपराध के बारे में जाने जाते थे। लेकिन अब जो जिस तरह से एक तरह वैश्वीकरण हो गया है और पढ़ने की दृष्टि से अब जो बड़े महानगर हैं वो इन सबको पीछे छोड़ चुके हैं। अब ग्वालियर चंबल के ज़िले अपराध की दृष्टि से बहुत पीछे रह गए। मतलब वहाँ एक तरह का गंभीर अपराध, दूसरे तरह के अपराध होते हैं जो दस्यु प्रभावित अपराध होते थे या परंपरागत दुश्मनी वाले, या जिनके पीछे कोई एक वजह होती, एक वजह थी, वो पुराना बैकग्राउंड था उनका। और वैसे ही जैसे चूंकि वहाँ अभी भी उसी प्रकार की घाटियाँ हैं, उसी तरह के बीहड़ हैं, उसी तरह की एक मानसिकता है, उसके कारण वो अपराध घटित होते हैं। लेकिन यहाँ पर अब जैसे भोपाल में इतने सारे कॉलेज हैं, मध्य भारतवर्ष के तमाम जगह से यहाँ के जो लोग रह रहे हैं, बाहर के लोग भी आते हैं, तो वो अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, अलग अलग शैक्षणिक उनकी योग्यताएँ हैं। अब कई बार जो देखा हो आपने कि बड़े शहरों में एक चेन स्नैचिंग तरह का एक अपराध होता है। अब उनको कहीं का भी अपराधी बाहर से आया तो जहाँ 30 लाख का शहर हो वहाँ आपके हर व्यक्ति की मॉनिटरिंग करना बड़ा मुश्किल कार्य होता है। आमतौर पर महानगरों को छोड़ करके अन्य जगह पर चैन स्नैचिंग की घटना बड़ी रेयर होती है। साल में अगर 2-4 अपराध भी हो जाएं तो बहुत है। पर ये महानगर ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, ये 5 महानगरों में सर्वाधिक होती है। तो क्योंकि वहाँ बाहर के तमाम लोग आते हैं तो इसका बहुत फ़र्क पड़ता है। अब जहाँ पर जैसे पहले कभी ग्वालियर में जेसी मिल और इंदौर में तमाम मिल तो लेबर बाहर के आए थे, भोपाल में भेल, तो यहाँ पर भी जो पुराने इलाके हैं तो वह जहाँ इस प्रकार की आबादी है उसकी एक अलग मानसिकता है। जहाँ स्लम एरिया ज़्यादा रहा है, आज भी स्लम अगर कहीं है तो इन महानगरों में ही है। छोटे नगर में तो कोई झुग्गी झोंपड़ी आपको मुरैना में तो नहीं मिलने वाली, बिल्कुल, न कहीं अन्य छोटे नगर में मिलेगी। तो जहाँ झुग्गी झोंपड़ी होगी तो निश्चित है कि वहाँ अपराध बिल्कुल महानगर की स्टाइल में पनपेगा और वहीं इस प्रकार की घटनाएं होने की संभावना रहेगी। तो इन सबको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने जो एक बाल परामर्श केंद्र की यहाँ सिस्टम स्टार्ट किया है। अभी 26 जनवरी से आपने देखा होगा कि हनुमानगंज में, और दूसरा अभी माननीय गृह मंत्री जी ने गोविंदपुरा में प्रारंभ किया था। उसका मकसद ये है कि जो महानगर में जो अपराधी व्यक्ति बनता है उसका वो बैकग्राउंड झुग्गी झोंपड़ी का, स्लम एरिया का, या कोई पिछड़े बस्तियों में रहने वाला व्यक्ति इस प्रकार के अपराध में, कोई बेरोजगार व्यक्ति बाहर से आकर के रह रहा है। आपके मंडी द्वीप का काफ़ी वहाँ पर जो उद्योग हैं यहाँ से लोगों का आना जाना होता है, तो उसके कारण उनको रोकने के लिए उनके बच्चों में इसके प्रति जागरूक करना, शिक्षा के प्रति जागरूक करना, तो उससे अपराधों को थोड़ा, जैसा आपने बताया कि जो पहले का अपराध होते थे, पहले अपराध जैसे किसी एक
पारिवारिक दुश्मनी के चलते होते थे, आत्मसम्मान की बात पे होते थे, जमीनों के विवाद पे होते थे। तो इन सारे अपराधों की ब्रेन मैपिंग करना थोड़ा आसान था, उन तक पहुंचना भी आसान था, उनके कारणों का पता लगाना आसान था। सही बात। अब जो अपराध हो रहे हैं वो कई खुलासे पुलिस ने ऐसे किए हैं कि इंजीनियरिंग के छात्र हैं और समृद्ध परिवारों से हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो जीवन में एक विलासिता का जो जीवन जीने की एक एलिट क्लास का जीवन जीने की जो एक परंपरा एक नवयुवकों में कम समय में ज़्यादा एक कमाने की जो लिप्सा उनके अंदर जो जागृत हुई है, और कहीं ना कहीं समाज का ताना बाना टूटना, भोपाल का एक क्षेत्र या किसी भी बड़े महानगर का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र से लगभग कोई सामाजिक संपर्क नहीं रहता, तो इन सब वजहों से कहीं ना कहीं एक मनोदशा, अपराधी की मनोदशा तलाशने के लिए पुलिस को बहुत मशक्कत करनी होती होगी। कैसे उसको आप ट्रेस करते हैं कि कैसे रोका जाए आखिर इन सब चीज़ों को? बिल्कुल सही व्याख्या आपकी। जैसे अलग अलग घटक हैं, पढ़े लिखे तबके, बहुत कम पढ़े लिखे तबके, लेबर क्लास के लोग, मध्यम वर्गीय लोग और एक विशेष जाति समूह के लोग। जैसे यहाँ राजगढ़ में एक सांसी जाति है और इधर देवास और तरफ कंजर जाति है। कुछ आपराधिक जनजातियाँ हैं, पारदी हैं, गुनाह के पारदी हैं, बैतूल के पारदी हैं। तो पुलिस को एक तरफ तो आपराधिक जनजातियों पर नज़र रखना, दूसरा बाहर से आने वाले व्यक्ति जो पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन अब उनकी जो विलासिता के संसाधन उनके पास नहीं है, उनको लगा महानगर में हम थोड़ा बहुत करके अपना उसका उपयोग कर सकते हैं, क्या पता पड़ेगा। तो कई बार कॉलेज के इंजीनियर्स स्टूडेंट्स या कई बार जो पढ़े लिखे लड़के और बड़े अच्छे परिवारों के बच्चे इस प्रकार के अपराध कर बैठते हैं। बाकी जो झुग्गी झोंपड़ी स्लम एरिया, लेबर एरिया वाले हैं बच्चे, उन्होंने चूँकि इस तरह के वो संस्कार नहीं देख पाए, वो चूँकि माँ बाप दोनों ही अपने बेचारे काम में लगे हुए हैं, तो वो शुरू से ही आपराधिक मानसिकता को देख रहे हैं, तो उनका जो सोचना है वो एक अलग है। तीसरा मध्यम वर्गीय है, वो किसी परिवार की मजबूरी के कारण और उसको कई ऐसी घटनाक्रम उसके परिवार में हुआ तो टूट करके फिर अपराध की ओर उड़ता है। कई बार दो क्लासों के संपर्क से भी अपराध विकसित होता है कि एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति किसी उच्च वर्गीय के संपर्क में आता है, वो हे भावना आने के कारण भी वो अपराध करता है। कई ऐसे अपराध भी हुए हैं जो दोस्त साथ साथ पढ़ रहे हैं और उसके बाद एक को देख करके भाई मेरे पास वो चीज़ें नहीं जो इसके पास हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है उसमें कहीं ना कहीं समाज के जो माँ बाप हैं वो बहुत उत्तरदायी हैं। आप देख रहे होंगे कि अभी बच्चों की जो आत्महत्याओं की घटना है, कहीं ना कहीं हम लोग खुद अपने बच्चों पर इतना दबाव डालते हैं कि प्रतियोगिता में सफल हो, जीवन के मूल्यों को कैसे भी छोड़ो, लेकिन सफलता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और वो समाज में हर तरफ रिफ्लेक्ट हो रही है, चाहे वो समाज के कोई व्यवसाय हों, हर जगह। तो वो उसका प्रेशर पुलिस को भी झेलना पड़ता है, क्योंकि पुलिस पर दबाव सबसे ज़्यादा मीडिया का पड़ता है। मतलब सबसे ज़्यादा अगर कोई समस्या हम लोगों को उत्पन्न होती है तो मीडिया से ही उत्पन्न होती है। बिल्कुल ठीक। आपने मैं समय सीमा के चलते आपसे एक और अंतिम सवाल करूंगा। आपने बहुत अच्छी इसकी व्याख्या की कि समाज का कुछ भी समाज में अगर नेगेटिविटी होती है, किसी भी विषय में समाज गलत होता है तो उसका दबाव पुलिस पर अपने आप पड़ जाता है, क्योंकि समाज एक तरीके से मैं जहां तक समझ पाया हूं कि आप पुलिस इस समाज में एक शॉक एब्जर्वर की भूमिका में है कि जितने भी अपराध हैं, एक तो अपराधों को नियंत्रित करना, अपराधों को ट्रेस करना, उसके बाद उन अपराधों के बीच में समाज की नकारात्मकता झेलना के कुछ नहीं कर पा रहे। अगर वर्तमान परिदृश्य को देखें, पूरे वैश्विक परिदृश्य को, कि आज भी हमारा जो पुलिस बल है वो कहीं ना कहीं जो संसाधन उसके पास होने चाहिए, जो सुविधाएं होनी चाहिए, ड्यूटी आवर्स से लेके त्योहारों पे उनकी उपस्थिति को लेके हर जगह 100% पुलिस देने का कोशिश करती है, बावजूद इसके समाज से, सरकार से, प्रशासन से उसको जो मिलना चाहिए, मीडिया भी अब उस श्रेणी में आ गया, वो नहीं मिल पाता है। तो आप इस सारी चीज़ों को किस नज़रिए से देखते हैं कि इतने दबाव के बाद भी काम करना? कहीं ना कहीं पुलिस में एक जो सोशल पुलिसिंग तो ठीक है, लेकिन एक डेवलपमेंट पुलिसिंग की भी ज़रूरत है। सरकार को भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। आज जिस प्रकार से अभी वर्तमान समय में पुलिस बलों की भर्तियां हो रही हैं, तो सरकार के जो प्रयास हैं आपके प्रति, उनको आप किस नज़रिए से देखते हैं? अंतिम देखिए, विगत 10-12 वर्षों में पुलिस में काफ़ी मात्रा में भर्ती हुई है, ये तो आप भी इससे भली बात अवगत होंगे।
पर इसके बाद भी जो अपराध के मानक की दृष्टि से वो पर्याप्त नहीं है और सरकार की तरफ से मैं समझता हूँ लगातार प्रयास जारी हैं और तब तक जब तक अन्य भर्तियां नहीं होती या हमको पर्याप्त मात्रा में संख्या प्राप्त नहीं होती तब तक हम लोग कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से नगर रक्षा समितियां हैं, ट्रैफिक वार्डन हैं, परिवार परामर्श केंद्र हैं, ये इन सब के माध्यम से जो हमारा गैप है पुलिसिंग में, जो हमारे लोग कम हैं, वो हम आम जनता के लोगों को प्रशिक्षित करके उन लोगों को जो अपनी इच्छा से पुलिस के साथ काम करना चाहते हैं। कई लोग समाज में ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि मैं पुलिस की सहयोग कर सकता हूँ, उनकी वृत्ति में होता है। आपने देखा होगा, मुझे ध्यान है कि जब मैं इंदौर में प्रोबेशनर था 88 में, तो वहाँ एक करीब 70-75 साल की वृद्ध महिला थी। उनका लड़का एयरफोर्स में पायलट था। वो ट्रैफिक वार्डन के रूप में तब से काम कर रही थी, वो अभी भी काम कर रही हैं। श्रीमती जाधव उनका नाम है और महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। उनका बेटा क्लास 1 ऑफिसर होने के बाद भी लेकिन वो हमेशा अपना योगदान देते। तो ऐसे लोग हमने यहाँ पे, आपने देखा होगा, ट्रैफिक वार्डन अभी हम लोगों ने स्टार्ट किए हैं, करीब 500 से ज़्यादा भी हो चुके हैं और हमारा उद्देश्य लगभग 2000 ट्रैफिक वार्डन बनाना है। तो ट्रैफिक वार्डन जब बनेंगे तो अभी जो ट्रैफिक बल का जो हमारी कमी है वो पूरी करेंगे और जनता के और पुलिस के बीच में एक सेतु का काम करेंगे। जनता को एक हम पर विश्वास, कई बार पुलिसकर्मी कोई अकेला है और वो कागज ही चेक कर रहा है, मीडिया के लोग या कुछ अन्य लोग उसको कुछ दूसरे रूप में देख सकते हैं, पर उसके साथ अगर कोई पब्लिक का व्यक्ति भी है तो वो दृष्टि बदलेगी। ऐसा ही नगर रक्षा समिति का योगदान है। आपने जो सांप्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील इलाके हैं, भोपाल उसमें काफ़ी आता है, सीहोर है, राजगढ़ है, विदिशा है, तो उनके उपस्थिति से हमारे त्यौहार बड़ी आसानी से निकले हैं। तो नगर जनता के लोगों की बहुत एक उपयोग भूमिका है और उसका मध्य प्रदेश पुलिस ने बखूबी उपयोग भी किया है। चाहे इंदौर हो, भोपाल हो, उज्जैन हो, वहाँ अच्छा उपयोग इनका हम लोगों ने किया। मध्य प्रदेश की जनता के लिए पुलिस की तरफ से आपकी कोई अपील, आपका कोई संदेश? अंतिम प्रश्न मेरा तो जनता से बस यही अपील है कि जब भी उन्हें कोई मुसीबत हो तो सबसे पहले पुलिस को याद करें और डायल 100 लगाएं और तुरंत पुलिस उनकी सेवा में हाजिर होगी। और जहाँ तक अन्य सभी जिलों में पुलिस के कंट्रोल रूम रहते हैं, पुलिस अधिकारियों को भी नंबर रहते हैं। हम लोग यहाँ प्रयास कर रहे हैं कि सभी मुख्य चौराहों पर पुलिस के सभी अधिकारियों के नंबर हैं। तो मुसीबत में सबसे पहले पुलिस को याद करना चाहिए। पुलिस को दोष तब दें जब पुलिस पहुँचे नहीं, पहले याद तो करें। जी बिल्कुल ठीक बात कहा। आपसे विभिन्न पहलुओं पर, विभिन्न मुद्दों पर कई सकारात्मक नकारात्मक प्रश्न मैंने पूछे और आपने जिस सहजता से, जिस स्पष्टवादिता के साथ उनका जवाब दिया, निश्चित रूप से समाज में सोशल पुलिसिंग की और पुलिस की उपस्थिति की अवधारणा को इस प्रदेश के लोगों ने ज़रूर सुना और समझा होगा। मैं यही कह सकता हूँ कि वो अगर अकेले हैं तो आम बात है और हम अगर उनके साथ हैं तो खास बात है। और चला तो एक पैर पे भी जा सकता है, दूसरा अगर साथ दे तो क्या बात है। समाज में पुलिस सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं, शांति के लिए नहीं, सौहार्द के लिए नहीं, वरन इस समाज को विकास की दिशा में ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। समाज को समझना पड़ेगा कि बिना पुलिस का सहयोग किए बिना, बिना पुलिस पर भरोसा किए बिना इस समाज में एक उपयुक्त समाज की अवधारणा को सोचना भी मुश्किल है। समाज का ही अंग है पुलिस। पुलिस को समाज से अलग रखकर नहीं सोचा जा सकता। पुलिस के बारे में एक पूरा जो वातावरण बना हुआ है, एक जो सोच बनी हुई है, उसको बदलने की ज़रूरत है और निश्चित रूप से वो सोच बदलेगी। आदरणीय रमन सिंह साहब ने जिस प्रकार से पुलिस की अवधारणा को परिभाषित किया, ये समाज, इस समाज के लोग उसको ज़रूर समझेंगे। IND 1 to 1 में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।